नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिक्रूटमेंट अपडेट्स बाय अक्षय पर। बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। 15 मार्च इस फॉर्म को फिल करने की आखिरी तारीख थी और 9 और 10 अप्रैल को आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। आरबीआई की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या कैंसिल होगा, तो आप अफवाहों पर ध्यान ना दें और अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करें। पिछले वीडियोस में हमने एग्जाम पैटर्न को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एक बार फिर से देख लेते हैं। 4 सेक्शन होंगे, हर एक सेक्शन से 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के। 90 मिनट का कंपोजिट टाइमिंग होगा। इंग्लिश को छोड़कर आपके तीनों सेक्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। आपको हर गलत आंसर के लिए 1/4 मार्क नेगेटिव चार्ज किया जाएगा और कैंडिडेट्स को पास होने के लिए मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना आवश्यक होगा। इस वीडियो में हम आरबीआई की हिस्ट्री, फंक्शंस और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं आरबीआई की हिस्ट्री के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस कोलकाता में स्थापित किया गया था, पर उसे 1937 में परमानेंटली मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था। हिल्टन यंग कमीशन को रॉयल कमीशन भी कहा जाता है। आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है। आरबीआई पहले प्राइवेट ऑनरशिप के अंडर आया करता था। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया था और तब से यह भारत सरकार के अंडर में काम करता है। आरबीआई का पेड अप कैपिटल 5 करोड़ रुपए है। आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम है सर ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर का नाम है सीडी देशमुख। आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर है श्री शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। गवर्नर को आरबीआई का हेड कहा जाता है। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, बीपी कानूनगो, महेश कुमार जैन, एमडी पात्रा और एम राजेश्वर राव। ये आरबीआई के प्रेजेंट 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं। आरबीआई के 4 जोनल ऑफिस हैं और 19 रीजनल ऑफिस हैं। जो 4 जोनल ऑफिस हैं वो चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में हैं। अब बात करते हैं आरबीआई के फंक्शंस की। पहला फंक्शन है इशूअर ऑफ करेंसी। आरबीआई भारत में करेंसी इशू करता है और इन करेंसी को बैंक नोट कहा जाता है। इन बैंक नोट्स पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, परंतु 1 रुपए के नोट और कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं, तो इसलिए 1 रुपए के नोट पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, उन पे आरबीआई के गवर्नर के साइन नहीं होते हैं। दूसरा फंक्शन है बैंकर टू गवर्नमेंट। आरबीआई को बैंकर टू गवर्नमेंट भी कहा जाता है क्योंकि आरबीआई गवर्नमेंट के जो बिजनेसेस है और उनके पब्लिक डेट को मैनेज करता है। और जिन जगह पर आरबीआई का ऑफिस नहीं है वहाँ पे एसबीआई या किसी और बैंक, कोई और बैंक आरबीआई के एजेंट की तरह पर वहाँ पर काम करती है। आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू सेल और परचेज करता है और आरबीआई गवर्नमेंट को वेज एंड मीन एडवांसेस भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट फंक्शन है बैंकर्स बैंक। कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास में अपने डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट जमा रखते हैं, जिसे सीआरआर कहते हैं। आरबीआई को लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहा जाता है क्योंकि जब बैंकों को जरूरत होती है तब आरबीआई उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। आरबीआई बैंकों को एक्सपोर्ट क्रेडिट, रीफाइनेंस, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे बैंकर्स बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है कंट्रोलर ऑफ बैंक। आरबीआई बैंकों को बिजनेस करने के लिए लाइसेंस देता है, उन्हें डायरेक्शंस, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है और इंस्पेक्शंस करता है और उनके जो मैनेजमेंट होते हैं उन्हें भी कंट्रोल करता है, इसलिए आरबीआई को कंट्रोलर ऑफ बैंक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। आरबीआई इंटरेस्ट रेट फिक्स करता है, जैसे कि बैंक रेट जैसे इंटरेस्ट रेट आरबीआई फिक्स करता है, और जो वेरियस टूल्स हैं क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए जैसे कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, इन्हें भी आरबीआई डिसाइड करता है। इस तरह लिए आरबीआई को कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल वैल्यू। आरबीआई जो एक्सटर्नल इंडियन करेंसी है और उसके साथ इंटरनल वैल्यू है और फॉरेक्स रिजर्व, इन्हें भी मेंटेन करता है। इसे मेंटेन करने के लिए वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट यानी फेमा एक्ट के अंडर वर्क करता है। अब कुछ की पॉइंट्स देखते हैं आरबीआई के, जैसे कि आरबीआई जो है वो जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। डिपॉजिट सिर्फ बैंक एक्सेप्ट करती है, आरबीआई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आरबीआई के पास दूसरे बैंकों के करंट अकाउंट मैनेज किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्राइम लैंडिंग रेट, जो है वो इंडिविजुअल बैंक्स डिसाइड करते हैं, वो आरबीआई डिसाइड नहीं करता। आरबीआई बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो जैसे रेट्स डिसाइड करता है। जो आरबीआई के क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें बैंक रेट पॉलिसी, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी एसएलआर इंक्लूड होता है।
फिर मॉनेटरी पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव वो है इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करना, जो जमाखोरी होती है यानी डिस्करेज होर्डिंग ऑफ कमोडिटीज़ उसे कम करना, और जो सेक्टर्स जो बैंकिंग में नेगलेक्ट किए गए हैं जहाँ पे करेंसी का यानी क्रेडिट का फ्लो नहीं हो रहा, वहाँ पर क्रेडिट फ्लो को इनक्रेज करना, ये मॉनेटरी पॉलिसी का के ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट है कि आरबीआई जो एलिजिबल सिक्योरिटी है उनके अगेंस्ट में क्रेडिट प्रोवाइड करता है बैंक्स को, इसी वजह से आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट भी कहा जाता है। जो कॉइन्स मिंट होते हैं उनकी क्वांटिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। फिर नेक्स्ट है जिस मेथड के अंदर करेंसी नोट प्रिंट किए जाते हैं उसके लिए एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है, मतलब आरबीआई को अपने पास में कम से कम 200 करोड़ का रिजर्व मेंटेन करना होता है, जिसमें से 115 करोड़ का रिजर्व उन्हें गोल्ड के रूप में मेंटेन करना होता है। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे आरबीआई एक्ट 1934 के प्रोविजंस के अंडर स्टैब्लिश किया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है मनी सप्लाई को मैनेज करना, इंटरेस्ट रेट को मैनेज करना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। मॉनेटरी पॉलिसी में 6 मेंबर्स होते हैं और इसे हेड गवर्नर आरबीआई के गवर्नर हैं वो चेयर करते हैं, वो इसे हेड करते हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो 6 मेंबर्स हैं उनमें से 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है और 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं। आरबीआई के मेंबर में जो आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर है शक्तिकांत दास, दूसरे हैं डेप्यूटी गवर्नर माइकल डी पात्रा। माइकल डी पात्रा ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इंचार्ज है, इनके पास में ये पोर्टफोलियो है। और तीसरे जो मेंबर है आरबीआई की तरफ से वो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनक राज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए गए 3 मेंबर्स में है आसिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिड़े। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को एक साल में कम से कम 4 बार मिलना अनिवार्य है, 4 मीटिंग होनी चाहिए। और ऐसे मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने में होती है, यानी बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी होती है और हर 2 महीने में ये लोग इंटरेस्ट रेट और ये सारी चीज़ें रिव्यू करते हैं। सेक्शन 45 जेड बी में अमेंडमेंट करके आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट करके मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई एक्ट में लाया गया है। अब बात करते हैं पॉलिसी रेट्स जो आरबीआई डिसाइड करता है। सबसे पहला पॉलिसी रेट है रेपो रेट। रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज लिविड ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स टेकन बाय कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम आरबीआई। Whenever the bank have any shortage of funds they can borrow it from आरबीआई। मतलब आरबीआई के पास से जो कमर्शियल बैंक जो लोन लेते हैं उसे जिस इंटरेस्ट रेट पे वो लोन आरबीआई प्रोवाइड करती है उसे रेपो रेट कहते हैं। जब बैंकों को कोई भी फंड्स की शॉर्टेज होती है तब वो आरबीआई से लोन ले सकते हैं और जो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेपो रेट कहलाता है। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। Reverse repo rate, this is the exact opposite of repo rate. Repo rate is the rate at which commercial banks charge on their surplus funds with RBI. RBI uses this tool when it feels there is too much money floating in the banking system. रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब आरबीआई को लगता है कि बैंकिंग सिस्टम में कुछ ज़्यादा ही पैसा है तो वो लोग बैंकों के जो पैसा जो सरप्लस होता है वो अपने पास में जमा रखते हैं, इसके ऊपर वो लोग बैंकों को इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं और जो इंटरेस्ट बैंक आरबीआई बैंकों को प्रोवाइड करता है उसे रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। मतलब रेपो रेट में कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं और रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक्स के पास जो एक्सेस सरप्लस मनी होती है वो आरबीआई में जमा करते हैं और आरबीआई उनके ऊपर जो रेट देता है उसे रिवर्स रेपो रेट करता है। नेक्स्ट रेट है कैश रिजर्व रेशियो। CRR refers to the ratio of banks' cash reserve balance with RBI with the reference of banks' net demand and time liabilities to ensure the liquidity and solvency of the scheduled banks. मतलब CRR किसे कहता है? बैंकों को अपने जो नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी है उसका एक परसेंटेज कुछ अमुक हिस्सा जो होता है, जैसे अभी प्रेजेंटली CRR 3% है तो उन्हें अपना जो NDTL है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज उसका 3% जो है वो आरबीआई के पास में मेंटेन करना पड़ता है, उसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं यानी CRR कहते हैं। नेक्स्ट है एसएलआर। जैसे कि सीआरआर में होता है कि बैंकों को कुछ अपने एनडीटीएल का कुछ पैसा आरबीआई में मेंटेन करना पड़ता है, जैसे सीआरआर के रूप में 3% मेंटेन करते हैं। इसी तरह से स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में बैंक अपने पास में अपने जो नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी है उसका एक फिक्स यानी सर्टेन परसेंटेज ऑफ हिस्सा जो है वो अपने पास में उन्हें रिजर्व रखना पड़ता है। जैसे प्रेजेंटली एसएलआर 18% है तो बैंकों को अपने नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का 18% जो टोटल 18% है वो अपने खुद के पास मेंटेन करना पड़ता है, जिससे वो पब्लिक को ऑन डिमांड उनके मनी सप्लाई कर सकें और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना है इसमें। और ये वो लोग जो मेंटेन करना पड़ता है वो कैश के रूप में, गोल्ड या गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के रूप में या बॉन्ड्स के रूप में वो रख सकते हैं। तो प्रेजेंटली एसएलआर है 18%। अब बात करते हैं बैंक रेट की। बैंक रेट एक स्टैंडर्ड रेट है, इसे आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 49 में डिफाइन किया गया है। बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। आरबीआई इस रेट के अंतर्गत परचेस और सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और जो एलिजिबल कमर्शियल पेपर्स होते हैं उन्हें आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में परचेज और सेल करती है।
अब बात करते हैं एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की। इसे 9 मई 2011 को इंट्रोड्यूस किया गया था। इस फैसिलिटी के अंडर में जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उन्हें फंड्स की ओवरनाइट जरूरत पड़ने पर आरबीआई की तरफ से लोन प्रोवाइड किया जाता है। यह लोन अमाउंट उनके नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज के 1% का बराबर होता है। यह फैसिलिटी आरआरबीआई के लिए भी एक्सटेंड की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है एलएएफ। इसका पूरा नाम है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। एग्जाम में आपको इनकी डेफिनेशन नहीं पूछे जाएंगे। आपको जो जितने भी फंक्शंस और बैंक रेट हैं इनकी डेफिनेशंस एग्जाम में नहीं आएंगी। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये क्या है और इनके प्रेजेंट पॉलिसी रेट्स क्या है, इनके रेट्स क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या है। ये आपके लिए एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि इनकी डिटेल्स। अब देखते हैं प्रेजेंट पॉलिसी रेट्स। ये रेट्स इंपॉर्टेंट है, इनमें जो फुल फॉर्म्स है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेपो रेट, प्रेजेंटली रेपो रेट है 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एमएसएफ है 4.25%, बैंक रेट 4.25%, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर 3%, एसएलआर 18%, बेस रेट 7.3 टू 8.8 एंड एमसीएलआर है 6.55 टू 7.05%। इस वीडियो में हमने आरबीआई की हिस्ट्री, आरबीआई के फंक्शन, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो थियरी है वो डिस्कस की है और इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिए हैं और इसमें क्वेश्चंस हमने नेशनलाइजेशन तक के लिए हैं, उसे मैं क्वेश्चंस के साथ में डिस्कस करूंगा। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट आरबीआई वॉज स्टैब्लिश्ड। इंपॉर्टेंट है, अप्रैल 1 1935। सेकेंड, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। आंसर है सीडी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई वॉज ऑकर्ड। आंसर है जनवरी 1 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज मूव फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई। यानी जो आरबीआई का हेडक्वार्टर पहले कोलकाता में था उसे किस ईयर में मुंबई ट्रांसफर किया गया था, शिफ्ट किया गया था। आंसर है 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम है सर ऑस्बॉर्न स्मिथ और दूसरे गवर्नर का नाम है जेम्स टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इसे कब इंप्लीमेंट किया गया था, तो इसका आंसर है 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच कमिटीज रिकमेंडेशन आरबीआई वॉज स्टैब्लिश्ड। आरबीआई को किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर स्टैब्लिश किया गया था, इसका आंसर है रॉयल कमीशन और हिल्टन यंग कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ आया हुआ है, आंसर है मुंबई। नेक्स्ट, वो साइंस 1 रुपी नोट। 1 रुपए की नोट पे कौन साइन करता है, तो इसका आंसर है फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे, अभी भारत के प्रेजेंट फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। 1 रुपए की नोट पे आरबीआई के गवर्नर साइन नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ एमसीएलआर। एमसीएलआर का पूरा नाम क्या है, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट एमसीएलआर का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक इज नोन एज बैंकर्स टू गवर्नमेंट। बैंकर टू गवर्नमेंट किसे कहा जाता है, ये एक आरबीआई का फंक्शन है। आंसर है आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द एमपीसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, आंसर है 6। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 जो मेंबर होते हैं उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएफ इज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल विच अलाउज बैंक्स टू बोरो मनी थ्रू रिपर्चेज एग्रीमेंट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएफ। एलएफ का पूरा नाम क्या है, आंसर है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ एमपीसी रिलेटेड टू बैंकिंग और फाइनेंशियल टर्म। तो जो एमपीसी कमेटी है इसके हेड कौन है, आंसर शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द आरबीआई एक्ट अमेंडेड टू एस्टैब्लिश द एमपीसी कमेटी। आंसर है 2016 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट एसएलआर रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका रेट क्या है प्रेजेंटली, आंसर है 18%। नेक्स्ट, प्रेजेंट सीआरआर रेट, आंसर है 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट, तो आंसर है आपका रेपो रेट 4% एंड रिवर्स रेपो रेट 3.35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेशनलाइजेशन से रिलेटेड है, तो देखते हैं। हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज इन फेज 1 इन 1969। जो 1969 में फेज 1 नेशनलाइजेशन हुआ था उसमें कितने बैंक्स नेशनलाइज हुए थे, आंसर है 14। और ये 14 बैंक्स कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। पहला बैंक इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये 14 बैंक फेज 1 में यानी 1969 में नेशनलाइज हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन फेज 2 इन 1980। तो नेशनलाइजेशन का जो फेज 2 है वो 1980 में हुआ था और इसमें 6 बैंक्स नेशनलाइज किए गए थे। ये बैंक कौन कौन से वो देख लेते हैं। पहला बैंक है आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक।
ये 6 बैंक फेज़ 2 में नेशनलाइज हुए थे। आपको ये सारे के सारे बैंक याद नहीं रखना है कि फेज़ 1 में 14 बैंक से आपको अगर वो याद नहीं होते तो कोई बात नहीं, आपको फेज़ 2 के 6 बैंक्स याद कर लेना है, जैसे आंध्रा कॉर्पोरेशन, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओबीसी, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजय बैंक। आपको ये 6 बैंक याद कर लेना है। और फिर अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा बैंक 1969 में नेशनलाइज नहीं हुआ था, तो आपको ये 6 बैंक याद होने चाहिए। तो इससे आप डायरेक्टली वो नेक्स्ट जो 14 बैंक्स हैं उन्हें आप जज कर सकते हो कि हाँ ये इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आपको पूरे 14 बैंक याद नहीं करने पड़ेंगे, आप सिर्फ 1980 के फेज 2 के 6 बैंक्स याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसबीआई वॉज नेशनलाइज्ड ऑन, एसबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? आंसर है 1955। नेक्स्ट, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इज नोन एज, आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है एट प्रेजेंट देयर आर ब्लैंक नेशनलाइज बैंक्स इन इंडिया, यानी अभी प्रेजेंटली इंडिया में कितने नेशनलाइज बैंक्स हैं? आंसर है 12। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मर्जर से रिलेटेड है, जो रिसेंटली मर्जर हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देना एंड विजया बैंक आर मर्ज विद बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरिएंटल बैंक कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया आर मर्ज विद पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक इज मर्ज विद कैनरा बैंक, इंडियन बैंक इज मर्ज विद इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक इज मर्ज विद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा एसबीआई और एसबीआई के जो एसोसिएट बैंक्स हैं उनका भी मर्जर हुआ है, पर वो काफ़ी पहले हो चुका है 2016 या 17 में, इसलिए मैंने उन्हें रिसेंटली जो ये है उसमें ऐड नहीं किया है। पर आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ सकते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस कर सकते हैं। इसमें मैंने नेशनलाइजेशन, आरबीआई की हिस्ट्री से लेकर नेशनलाइजेशन तक के टॉपिक्स कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आरबीआई के सब्सिडरीज और उसके आगे के टॉपिक्स भी कवर करेंगे। अब बात करते हैं सोर्स की कि आपको ये सब मिलेगा कहाँ से। बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे अड्डा 247 है, ग्रेड अप है, ऑली बोर्ड है। इनके जो करंट अफेयर्स के बैंकिंग अवेयरनेस के जो पीडीएफ है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा डेटा दिया हुआ है उनमें। आप उन्हें प्रिपेयर करके भी अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हो। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है और किन्हें थोड़ा स्किप करना है। आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है और आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन आगे करनी है। सारे के सारे जो चैनल्स हैं इनके जो पीडीएफ्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, मैं भी उन्हीं से प्रिपेयर करता था। पर मैं आपको सिर्फ कुछ चीज़ें शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि आपको इन्हें पहले करना है। हमारे एग्जाम में 2018 में करंट अफेयर का वेटेज कम था, इसलिए मैं आपको बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक जीके पे फोकस करने के लिए ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे एग्जाम में इनका वेटेज ज़्यादा था। आज अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल बोलता है कि 95% गारंटी के साथ में बोल रहे हैं कि इसी से सब कुछ आएगा, तो अगर आपको लगता है तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, आप करंट अफेयर्स में भी जा सकते हैं। पर मेरे साथ में एक बार हो चुका है, तो मैं जो मेरी एग्जाम का एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर रहा हूँ कि बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक जीके पर ज़्यादा फोकस करें और 4 मंथ का करंट अफेयर्स आपके लिए सफिशियंट रहेगा। एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।